दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों के बारे में। जो जीके और जीएस का आपके अंदर डर है उसको दूर खत्म कर देंगे। तो एसएससी जीके जीएस का पूरा सुपड़ा साफ करेंगे हम इन सेट के द्वारा। और ये क्या होगा, आपको स्मार्ट स्टडी कराई जाएगी, कैसे आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थंबनेल पर लिखा हुआ है कि 2018 से लेकर 2030 तक पूछे गए सभी प्रश्नों का आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 15 से 21, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 2 से 4 और ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 25 से 31। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपका राइट आंसर है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 आपके किससे संबंधित है? ये संबंधित है नागरिकता से। ऐसे हम बात करें अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या बोला गया है कि जो भारत है वो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 12 से 35 तक की हम बात करें तो क्या है, भाग 3 के अंदर आता है अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत आता है, जो संबंधित है मौलिक अधिकारों से, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के बारे में। तो अनुच्छेद 15 से 21 जो ये है किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 15 से 21 ये किस पर संबंधित है? ये समानता, भेदभाव और जो व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित और ये अनुच्छेद है। ठीक है, ऐसे ही अनुच्छेद 2 और 4, 2 से 4 तक ये क्या है, ये नए राज्यों का गठन और कैसे करते हैं हम, उनकी सीमा को कैसे बढ़ाते हैं, उसमें संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 31 जो संबंधित है वो अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से। चलिए पहला प्रश्न आपका हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है कि 1901 में रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में आकस्मिक दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की मान्यता के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 जो जैकोब्स हेनरिक्स वैन टी हॉफ है, इनको सन 1901 में इनके लिए क्या मिला था? आपके लिए 1901 में क्या मिला? नोबेल मिला। ठीक है, बहुत ही ये जो विख्यात हैं एक साइंटिस्ट रहे हैं, जो इन्होंने किसकी खोज की? रासायनिक गतिशीलता और समाधानों में आकस्मिक दबाव के नियम की खोज की। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 हरमन एमिल फिशर के बारे में बात करें तो ये क्या है? जर्मन रसायन है। ठीक है, ये जर्मन से हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्बनिक यौगिक की रचना से संबंधित, इससे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक की संरचना और संश्लेषण, क्या क्या? कार्बनिक यौगिक की संरचना और संश्लेषण पर अपने योगदान के लिए इनको क्या मिला? 1902 में नोबेल मिला। 1902 में नोबेल मिला। ठीक है, इनको आगे हम बात करें स्वांते अगस्टस अर्हेनियस की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में इनके बारे में पूछा जाएगा। ये कहाँ के हैं? ये स्वीडिश के एक रसायनज्ञ हैं, स्वीडिश के। और इनको क्या मिला? 1903 में नोबेल मिला। किस चीज के लिए? 1903 में क्या मिला? नोबेल मिला। इसमें रसायन विज्ञान में इन्होंने क्या किया? इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोलाइटिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोलाइटिक सिद्धांत दिया किसने? इलेक्ट्रोलाइटिक सिद्धांत किसने दिया? स्वांते अगस्त और अर्हेनियस ने। क्या के स्वीडन के, क्या है स्वीडिश के, ये क्या है एक रसायनज्ञ है। चलिए अगर हम बात करें कि ऑप्शन नंबर 4 हेनरी मॉइसन, ये हेनरी मॉइसन क्या है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी क्या है एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ है। कहाँ के हैं? फ्रांसीसी हैं। और इनको क्या मिला? 1906 में नोबेल मिला, 1906 में इनको भी नोबेल मिला। और जो इनको नोबेल मिला वो किस चीज के मिला? ये फ्लोरीन के पृथक्करण के लिए। किसके लिए ये मिला? फ्लोरीन के पृथक्करण के लिए। ठीक है, तो आपके चारों ऑप्शन हो गए, जिसमें हमने पहले बात की किसके लिए? रासायनिक गतिशीलता के लिए किसको मिला? जैकोब्स हेनरिक्स वेंटीहोफ को। हरमन एमिल फिशर को किसके मिला? 1902 में मिला। किसके लिए? जर्मन के वैज्ञानिक है, कार्बनिक यौगिक की संरचना और संश्लेषण के लिए। स्वांते अगस्टस मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको कहा मिला? स्वीडिश के वैज्ञानिक है, 1903 में नोबेल के लिए मिला। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोलाइटिक सिद्धांत के लिए। और हेनरी मॉइसन को फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, 1906 में फ्लोरीन के पृथक्करण के लिए क्या मिला इनको? नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न आपके सामने है, यह है भारत में राजस्व संग्रहण की रैयतवाड़ी प्रणाली जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या है कि भारत में राजस्व संग्रहण की रैयतवाड़ी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली किस पर आधारित है? जो अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी, किस पर आधारित है? तो जो रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत है, जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिकार्डो का लगान सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत किससे संबंधित है, इसका क्या है कारण। तो इसमें अगर हम बात करें कि जो भूमि होती है, भूमि पर अलग अलग उर्वरता होती है, अलग अलग उर्वरता पर अतिरिक्त आय। ठीक है, ये किससे संबंधित है? भूमि पर अलग अलग उर्वरता पर अतिरिक्त आय से संबंधित है। तो रैयत वाली प्रणाली क्या होती है? देखो ये क्या होता, कर लिया जाता था, अतिरिक्त आय ली जाती थी किससे? किसानों से, तो उस पर ये संबंधित है। ठीक है, अब हम बात करें ऑप्शन नंबर 1, यह क्या? स्मिथ का लगान सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित है? जो स्मिथ का लगान सिद्धांत है वो संबंधित किससे है? ये जो है आपूर्ति को तो निश्चित करता है। किस पर है? ये भुगतान पर आधारित है। क्या करता है कि आपूर्ति निश्चित होती है और स्थिर होती है। इसमें किस भूमि के लिए किया जाता है? जिसमें आपूर्ति तो क्या हो? निश्चित एवं जो स्थिर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 4 कि क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी का संबंध भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला शैवाल और लाल शैवाल, इसमें से किससे है? तो क्लोरोफाइसी क्या होता है? देखो क्लोरो, फ्लोरोकार्बन, क्लोरो, आप क्लोरो कहते होंगे, कैसे क्लोरो का नाम आता है आपको? हरा आता है ना याद। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? पहले का बी। तो क्लोरो का संबंध किससे? क्लोरोफाइसी का संबंध किससे? हरा शैवाल से। ऐसे हम बात करें फियोफाइसी, तो फियो क्या होता है? फियोफाइसी होता है भूरा शैवाल। अब हम बात करें रोडोफाइसी, तो रोडोफाइसी का संबंध होता है किससे? रोडोफाइसी का संबंध है लाल शैवाल से। और साइनोफाइसी का संबंध किससे है? साइनो का संबंध है किससे? नील हरित शैवाल से। तो पहले का बी, दूसरे का ए, किसमें संबंधित है? पहले का बी, दूसरे का ए। तो ऑप्शन नंबर किससे? बी से आपका संबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा का विचार किस वैज्ञानिक ने किया था? जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा जो दी थी वो किस वैज्ञानिक ने दी थी? ये आपके लिए आपको याद करना होगा, ये दिया था फ्रेड हॉयल ने। किसने? फ्रेड हॉयल ने आपको ये सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 6, किस औद्योगिक नीति में लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया?
तो कौन सी औद्योगिक नीति थी जिसमें आपके लिए लघु उद्योगिक इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया? 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1977, ऑप्शन नंबर 2 है 1991, ऑप्शन नंबर 3 है 1980 और ऑप्शन नंबर 4 है आपका 1956। तो ये कौन सी नीति थी? ये थी 1980। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सन 1980 में औद्योगिक नीति में लघु औद्योगिक इकाई के लिए निवेश सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें कि 1973 औद्योगिक जो नीति थी वो क्या थी। इसमें क्या होता, जो असमानताएं हैं, जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उनको कम किया गया था। क्षेत्रीय असमानताओं असमानताओं को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें 1999 की जो नीति थी वो किससे संबंधित थी? वो थी आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के लिए। क्या थी? आर्थिक उदारीकरण आर्थिक उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और एवं वैश्वीकरण पर जोर दिया। किस पर? वैश्वीकरण पर। वैश्वीकरण पर जोर दिया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें 1956 की औद्योगिक नीति क्या थी? ये कब हुई? आजादी के बाद शुरुआत हुई। पहली नीति आजादी के बाद की, आजादी के बाद पहली औद्योगिक नीति थी। ठीक है, पहली नीति थी। तो आपको लिख लेना है कि आजादी के बाद क्या थी? 1956 की जो 1956 में औद्योगिक नीति आई, ये आजादी के बाद पहली थी। और इसमें क्या किया गया था? जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं ना, सार्वजनिक क्षेत्र में होते हैं, उनके माध्यम से औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था। ठीक है, सार्वजनिक के क्षेत्र के माध्यम से औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया था। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। इसमें आरोही क्रम में मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, ऐसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है? आरोही क्रम कहलाता है। तो इसमें हम बात करें जनजातीय जनसंख्या के उस पर, तो पहला कौन है? देखो सबसे ज्यादा जनजातीय कहां पर है? उड़ीसा में है, ये पहले नंबर पर आएगा। तो सी से स्टार्ट होगा। सी से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन है, ना ऑप्शन नंबर 2, ना ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ना ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। तो उल्टा है, पहले उड़ीसा फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8। उस प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाते हैं। तो क्या है कि देखो प्रश्न को समझो, उस प्रजनन रणनीति का नाम बताओ। ये एक रणनीति है जिसमें परजीवी अपने बच्चों को पालने के लिए एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजाति के अन्य व्यक्तियों की देखभाल का लाभ उठाता है। तो ये प्रजाति कौन सी होती है? ये होती है ब्रूड प्रजाति। ठीक है, जो कहते हैं परजीविता कौन सी होती है? ये होती है परजीविता कौन सी होती है? ब्रूड परजीविता। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है कि दूसरों के घोंसले में अंडे रख दो, दूसरा सेगा और आप क्या करोगे? आप उसका लाभ उठाओगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 9। ये क्या है कि निम्नलिखित में से कौन टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक है? तो कौन है टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन का संस्थापक? तो कौन है इसमें? विनायक दामोदर सावरकर जी? नहीं, ये नहीं है। कौन है? सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इसके गठन कब किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। कब किया था? सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था? इसका गठन किया गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था कि भारत को जो ब्रिटिश शासन है उससे मुक्त कराना। उद्देश्य क्या था? अगर हम बात करें उद्देश्य की,
तो उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। चलिए आगे हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, तो उन्हें किस नाम से जाना जाता था? नेताजी के नाम से इनको जाना जाता था। किस नाम से? नेताजी के नाम से इनको जाना जाता था। ठीक है, चलिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लिया। आगे हम जानते हैं विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। ये क्या थे? एक राजनीतिज्ञ थे। कौन थे? ये कार्यकर्ता थे। स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा बलिदान दिया है, बहुत ज्यादा काम किया है। तो क्या क्या है? ये कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे, और क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट कौन है? लाला हरदयाल। इन्होंने क्या किया? ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना की इन्होंने। ठीक है, लाला हरदयाल ने। और सोहन सिंह भाखड़ा इनके साथ थे। इन्होंने भी क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? किसमें? गदर पार्टी में। ठीक है, इन्होंने भी गदर पार्टी में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 10। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसके लिए किया गया है? जो सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी है, ये क्या खेलते हैं? ये खेलते हैं शतरंज। तो शतरंज में इनको 2022 में क्या मिला है? क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का मेजबान था? इसमें कौन था? जो AFC महिला 2022 का जो फुटबॉल हुआ है, वो कौन था मेजबान? मेजबान था इसमें भारत। ठीक है, इसमें कौन था मेजबान? भारत रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन संगीत वाद्ययंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? कौन है सितार पर? अब बात करते हैं सितार पर। तो अपने सितार के लिए कौन है? सितार के लिए क्या है? देखो विलायत से भी तार जुड़ गए, आपको ऐसे याद रख सकते हैं। तो विलायत खान का संबंध किससे है? सितार से है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो संगीत है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनका संबंध किससे है? विलायत खान का संबंध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ठीक है, विलायत खान का संबंध किससे है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अली अकबर खान का संबंध किससे है? ये क्या है? सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? ये सरोद बजाते थे। और इनका संबंध भी किससे है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। ठीक है, किससे संबंध है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। बहादुर खान, तो बहादुर खान का भी संबंध किससे है? सरोद से है। ये भी सरोद बजाते थे, सरोद वादक थे। ओके, और संगीतकार थे, सरोद वादक थे। और कौन थे? संगीतकार। अमजद अली खान की बात करें तो ये भी क्या है? सरोद वादक है। अमजद अली खान की बात करें तो क्या है? सरोद वादक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर कितना है? 13 आपके सामने है। ठीक है, भारतनाट्यम दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? जो भरतनाट्यम है वो दक्षिण भारतीय धार्मिक विषयों और किससे संबंधित है? वो शैव धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है। बात करें भरतनाट्यम के बारे में, तो भरतनाट्यम को कैसे किया जाता है? इसमें क्या होता है कि पैर, हाथ के इशारे और चेहरे का जो भाव होता है, ये उससे भरतनाट्यम को क्या किया जाता है? ठीक है, भगवान शिव के लिए इसको अर्पित किया जाता है। भगवान शिव के लिए, इसलिए शैव धर्म के लिए क्या है? ये आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। प्रश्न नंबर कितना है आपके सामने? ये था 13 और ये प्रश्न नंबर कितना है? 14 आपके सामने है, 14।
2018 में क्या है, गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। किसका? मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वो किस नृत्य से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है, देखो मृणालिनी साराभाई किसका संबंध है? कथकली से संबंधित रखते हैं। तो कथकली का है, ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट में ही है। तो ना उड़ीसा होगा, ना कुचिपुड़ी भरतनाट्यम, ना यक्षगान। तो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कथकली से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एलएचसी के लिए शीतलन माध्यम और किसका एमआरआई स्कैनर और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिव मैग्नेट के रूप में किया जाता है? तो प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि किसका उपयोग इसमें किया है एलएचसी के लिए शीतलन माध्यम, एमआरआई स्कैनर और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है हीलियम का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका जो 4 है वो राइट आंसर है। देखो हीलियम क्या है? एक नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, आर्गन भी क्या है? नोबल गैस है। ओके, और ये क्या आते हैं? ये क्या कहते हैं? इनको जीरो गैस भी कहते हैं। ये आवर्त सारणी में क्या आते हैं? 18वें स्तंभ में आता है आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता लग गया होगा। अगर हम बात करें आगे, नियोन है। नियोन भी क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, ओके, आगे हम बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? देखो तापी नदी घाटी का हिस्सा नहीं है, ये पूछा गया है। जो तापी बहती है वो कहां से बहती है? ये कहां है? ये गुजरात। कहां पर बहती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, यहां से होकर बहती है। गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा है और मध्य प्रदेश में इसका कुछ ही हिस्सा है। तो देखो ऑप्शन देखो, महाराष्ट्र में बहेगी, जी हाँ यहाँ तो जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी बहेगी। तो कहां में नहीं है? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करें कि तापी नदी के बारे में। चलिए इसमें जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की नदी घाटी के अंतर्गत कौन कौन सी नदी आती है और मध्य प्रदेश की जो नदी घाटी है उसके अंदर कौन कौन सी आती है और गुजरात में कौन कौन सी नदी घाटी आती है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र में कौन सी आती है? गोदावरी नदी घाटी आती है। कौन सी नदी घाटी आती है? गोदावरी। और कौन सी आती है? तापी। और कौन सी आती है? कृष्णा। और कृष्णा के साथ में आती है पेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, वर्धा नदी घाटी। और कौन सा आता है? और आती है वैनगंगा। ठीक है, तो ये सभी नदी घाटी हैं जो कहाँ आती है? महाराष्ट्र में आती है। कौन कौन सी? गोदावरी, तापी, कृष्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कौन सी आती है? नर्मदा घाटी। कौन सी आती है? नर्मदा घाटी आती है। चंबल आती है, चंबल नदी घाटी। ठीक है, चंबल नदी घाटी आती है। और कौन सी आती है? बेतवा आती है, केन, केन, बेतवा। ये क्या है? नदी घाटी कहां पर आती है? ये मध्य प्रदेश में आती है। और कौन सी है? सोन नदी घाटी। ठीक है, अब हम बात करें गुजरात की। तो गुजरात में कौन सी आती है? नर्मदा, मोस्ट इंपोर्टेंट, नर्मदा नदी घाटी, माही नदी घाटी, लूनी, साबरमती, साबरमती। और क्या है? ये नर्मदा हो गई, माही हो गई, लूनी हो गई, साबरमती हो गई। ठीक है, चलिए तो ये इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आपके लिए क्या है? नदी घाटी हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के लिए, प्रश्न नंबर 17। चोल प्रशासन में उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे। तो चोल प्रशासन में क्या है?
तो चोल प्रशासन में क्या कहते थे, चोल प्रशासन में उसको कहते थे सभा। सभा क्या थी, सभा जहां मुख्य रूप से ब्राह्मण रहते थे, तो चोल प्रशासन में सभा उन गांवों की सभा थी जहां मुख्य रूप से कौन रहते थे, ब्राह्मण रहते थे। ठीक है, चलिए आगे हम और जो ऑप्शन है उनके बारे में बात करते हैं। जो उर है, उर क्या है, उर प्रशासन की चोल साम्राज्य में, चोल में क्या होता है, चोल साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी उर। किसकी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, उर थी। अब हम बात करें खिल्ले की, तो खिल्ले क्या थी, एक खिल्ले क्या है, सैन्य इकाई थी, किसमें, चोल प्रशासन में ही सैन्य इकाई थी, जिसमें हम बात करें कितने, 100 सिपाही रहते थे। कितने, 100 सिपाही, 100 सैनिक रहते थे। ओके, चलिए नगरम क्या है, नगरम शहर या कस्बे के लिए यूज किया जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 18। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा संचित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक नदी झेलम है, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो यहां सभी का प्राचीन नाम लिखा हुआ है, तो झेलम का प्राचीन नाम आपसे क्या पूछा गया है, मूलतः पूछा गया है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है, यह है वितस्ता। क्या है, वितस्ता झेलम का प्राचीन नाम है। तो प्रश्न को एक बार फिर से पढ़े कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। कहां रहते थे, सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में, जिसका अर्थ क्या है, सप्त सिंधु नामक क्षेत्र का अर्थ क्या है, 7 नदियों द्वारा संचित क्षेत्र। तो 7 नदियों में से एक नदी कौन थी, झेलम थी, और इसका प्राचीन नाम पूछा गया है आपसे वितस्ता। ठीक है, चलिए वितस्ता की बात करें तो कहां से निकलती है वितस्ता, जो झेलम है, झेलम कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं हिमालय में। कहां से निकलते हैं, ये निकलते हैं वेरीनाग झील से, वेरीनाग से निकलती है, कहां से, हिमालय से। हिमालय में कहां से निकलते हैं, वेरीनाग से निकलती है, और क्या होती है, ये पाकिस्तान में बहती है जाकर, ये पाकिस्तान में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें अस्कनी के बारे में। तो अस्कनी किसका पुराना नाम है, ये किसका पुराना नाम है, ये चिनाब का पुराना नाम है। किसका, चिनाब का प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें किसकी, पुरुषनी। तो पुरुषनी किसका है, रावी का प्राचीन नाम है। जो पुरुषनी है ये किसका प्राचीन नाम है, रावी का प्राचीन नाम है। और विपाशा, जो विपाशा है ये किसका नाम है, व्यास का, जो व्यास नदी थी, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, ये विपाशा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है कि स्थिर पूंजी की खपत को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो क्या होता है ये स्थिर पूंजी की खपत, तो क्या होगी, देखो पढ़ने से ही पता लग रहा है कि स्थिर पूंजी की जो खपत होगी उसको किस रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है मूल्यह्रास के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्थिर पूंजी जो है यहां पर अगर हम बात करें स्थिर पूंजी की, तो जो स्थिर पूंजी है इससे आपका क्या तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है कि जो जो टूट फूट वाली होती है ना संपत्ति, टूट फूट, या फिर बात करें हम जो अचल संपत्ति होती है, अचल संपत्ति के बारे में बात करें, ठीक है, इनके जो मूल्य में कमी आ जाती है उसको क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास कहा जाता है। बस ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे शुद्ध निवेश क्या होता है। तो शुद्ध निवेश के बारे में बात करें तो जो सकल निवेश होता है, जो सकल निवेश और मूल्यह्रास के बीच अंतर होता है, जो सकल निवेश और मूल्यह्रास के बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं, हम शुद्ध निवेश कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सकल निवेश क्या होता है। तो सकल निवेश क्या होता है भाई, आप यहां पर देख पा रहे हैं सकल निवेश क्या होगा, शुद्ध निवेश में से मूल्यह्रास चला जाएगा तो क्या होगा, सकल निवेश आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 20। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ पूरे देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना थी। तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना थी,
ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन सी थी, लक्ष्य थी या फिर कौन सी थी, अ, जन आरोग्य योजना थी या फिर कौन सी थी, यह थी आयुष्मान। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह कौन सी है, यह कौन सी है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। क्या हो गई, आयुष्मान, ये होगी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब बात करें लक्ष्य के बारे में। ये किससे संबंधित है, लक्ष्य, लक्ष्य है लेबर रूम और जो मैटरनिटी जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं ना, उनसे संबंधित होते हैं। ये किससे संबंधित है, लेबर रूम से, और जो मैटरनिटी जो थिएटर होते हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आती है, सबसे बड़ी बात है किसके अंतर्गत आती है, जहां पर लेबर रूम आ गया तो इसका मतलब ये होगा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगी। परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करें इसकी, ये कौन सी है, ये है, चलिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कौन सी है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये कौन है, यह है ABPMJY, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और PMMI क्या होता है, मातृत्व वंदना। ये इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 की। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 21। ये क्या है कि अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय जो एक खिलाड़ी है, कौन है वो, जिन्हें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है, तो वो कौन है, बहुत ही फेमस रही है अंशु मलिक। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करें सीमा बिस्ला की, तो सीमा बिस्ला किससे संबंधित है, ये क्या है, एक भारतीय पहलवान है और ये भी कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, कुश्ती से इनका किस संबंध है। चलो आगे हम बात करें संजू देवी की, तो ये क्या है, संजू देवी क्या है, ये पहलवान है, फ्री स्टाइल पहलवान। ये भी क्या है, एक पहलवान है। ठीक है, फ्री स्टाइल की। चलिए सोनम मलिक की बात करें, तो सोनम मलिक भी क्या है, जो भारतीय पहलवान है, जो किसका संबंध किससे है, यहाँ पर हरियाणा से इनका संबंध है। ठीक है, सोनम मलिक का। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 22। तो कौन सा त्योहार सुरक्षा के बंधन से जुड़ा है, ये आप सभी कर सकते हैं, रक्षाबंधन जो त्योहार है जो सुरक्षा के बंधन से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है, उसे क्या कहते हैं, सुरक्षा का बंधन कहा जाता है। तो ये क्या है, रक्षाबंधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें कि ये पूछा जाता है कि रक्षाबंधन मनाया कब जाता है। रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण की, जो श्रावण मास होता है उसके पूर्णिमा को मनाया जाता है। किसकी, श्रावण की पूर्णिमा को, श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे हम बात करें बैसाखी के बारे में, तो बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, ये पंजाब में मनाया जाता है। कहां पर, ये पंजाब में मनाया जाता है और एक फसल उत्सव है। बैसाखी क्या है, फसल उत्सव है। ठीक है, करवा चौथ, एक करवा चौथ उत्तर भारत में मनाया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए क्या है, व्रत रखती है। और बात करें हम छठ पूजा की, तो छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है, बिहार में मनाया जाता है। और ये क्या है, 4 दिन का त्योहार है। ठीक है, और इसमें किसकी पूजा की जाती है, सूर्य देव की पूजा करती जाती है, जिसमें उगता सूर्य और छिपते सूर्य दोनों की। ठीक है, किसकी, उगते हुए सूर्य की भी और छिपते हुए की भी। तो इंपॉर्टेंट है इसमें वे 4 दिन, वे 4 दिन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला दिन कौन सा आता है, नहाए खाए। दूसरा दिन कौन सा है, खरना खाए। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य।
और जो चौथा दिन होता है वो होता है उषा अर्ध। ठीक है। अब से पूछा जाता है वो कौन सा दिन होता है जिसमें पूरे दिन उपवास रखा जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर जो इसमें कहा गया है ना, दिन जो दूसरा दिन होता है खरना खाए, उसमें क्या होता है पूरे दिन उपवास रखा जाता है, उस दिन कुछ नहीं खाया जाता। ठीक है, खरना खाए वाले दिन। चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट थी। प्रश्न नंबर 23 क्या है कि प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल, ये प्रश्न शायद फिर से आ गया, ये प्रश्न हम कर चुके हैं जिसमें हमने उत्तर किया था क्या, आयुष्मान भारत। ये आपका जो प्रश्न नंबर 3 है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना होगा 24 कि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो क्या होता है, कैग का प्रमुख कौन होता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो क्या होता है, ये कैग होता है। 148 से 151 कैग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 148 से 151 किसके बारे में बताया गया है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है आज का। तो अंतिम प्रश्न में क्या पूछा गया है कि एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई क्या होती है। क्या वो 13.44 मीटर होती है, या 13.55 मीटर होती है, 14 मीटर होती है, 13.40 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 13.40 मीटर एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। अब हम बात करें अगर इसकी ऊंचाई के बारे में और चौड़ाई के बारे में। तो चौड़ाई के बारे में बात करें तो चौड़ाई कितनी होती है, जो चौड़ाई होती है वो होती है 5.18 मीटर। कितनी होती है, 5.18 मीटर। और जो ऊंचाई होती है, जो जमीनी स्तर से कितनी ऊंचाई होती है, इसकी होती है 1.55 मीटर। ठीक है, 1.55 मीटर। चलो अब बात करते हैं किसकी, बैडमिंटन की। बैडमिंटन के इंपॉर्टेंट कप होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट कप कौन कौन से है, पहला है कौन सा, थॉमस कप। जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि थॉमस कप किससे संबंधित है। थॉमस कप का संबंध किससे है, थॉमस कप क्या है, पुरुषों द्वारा खेला जाता है। पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा, ये खेला जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है, चलिए दूसरे हम बात करें तो उबेर कप का संबंध भी किससे है, उबेर कप का संबंध भी किससे, बैडमिंटन से। और ये किसके द्वारा खेला जाता है, ये महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, महिलाओं के द्वारा। ठीक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है थॉमस कप और उबेर कप के बारे में। एक और आता है सुधीरमन कप। सुधीरमन कप किसके बारे में है, ये भी किससे संबंधित है, सुधीरमन कप का संबंध किससे है, ये है बैडमिंटन से। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और जैसी आपको पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको जिसका आपको कल लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।